हम लोग बात कर रहे थे आपका अनुच्छेद 20(2), किसी को भी समान अपराध के लिए 2 बार दंडित नहीं किया जाएगा। संभवतः यही लिखा है, देखते हैं, अभियोजित और दंडित, ये लिखा होगा। हाँ ठीक है, किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित और दंडित नहीं किया जाएगा। कानून में हमेशा ये देखना चाहिए कि जो सेक्शन है उसमें कौन से शब्द हैं जो सेक्शन के प्राण हैं। उसके बिना आप कुछ भी याद करने की कोशिश करोगे, कोई फायदा नहीं। हमेशा ये देखना चाहिए कि सेक्शन जो कुछ कह रहा है वो कौन से शब्द हैं जो सेक्शन को सार्थक बना रहे हैं, और न्यायालय हमेशा उन्हीं शब्दों की व्याख्या ये करता है। उसने कहा कि किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार अभियोजित और दंडित नहीं किया जाएगा। इसका मतलब यह हुआ कि जो प्रतिबंध लगाया सेक्शन ने, वो एक से अधिक बार अभियोजित और दंडित इसमें होने पर लगाया है, शेष उसने कुछ नहीं कहा। और वो भी क्या, एक ही अपराध के लिए। तो सबसे पहला सवाल यह उठता है कि अगर व्यक्ति एक बार से अधिक अभियोजित हुआ, ठीक है, तो क्या अभियोजन मना है? यानी व्यक्ति को क्या एक अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित किया ही नहीं जा सकता? तो ऐसा कोई प्रतिबंध अनुच्छेद 20(2) में लगा ही नहीं। और यदि ऐसा प्रतिबंध होता तो 300 सीआरपीसी जो क्या हो गई, 337 बीएनएसएस संभवतः, जहां तक हमें याद पड़ता है, ठीक है, हो गई है, वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो गई होती, ठीक है, क्योंकि 300 या 337 बीएनएसएस अपने आप ये बताती है कि सामान्य नियम ये है कि अगर एक व्यक्ति एक अपराध के लिए दोषसिद्ध या दोषमुक्त हुआ है तो उसके विरुद्ध दोबारा उसी अपराध के लिए या उन्हीं तथ्यों से बनने वाले किसी अन्य अपराध के लिए दोबारा अभियोजन संस्थित नहीं किया जाएगा। ये जो सामान्य नियम है, ये 300 सबसेक्शन 1 या आप 337 सबसेक्शन 1 बीएनएसएस कह लें, वहां इनेक्ट है। लेकिन इसके बाद जो उसके 2, 3, 4 आदि सबसेक्शन हैं, उनमें इसी नियम का अपवाद ये दिया है। वहां उन्होंने कहा कि अगर वो न्यायालय जिसने पूर्व का अभियोजन किया था और व्यक्ति को दोषमुक्त किया था, वो उस अपराध का विचारण करने के लिए सक्षम ही नहीं था, तो अभियोजन दोबारा भी होगा। इस तथ्य के होते हुए कि उसे एक बार अभियोजित और दोषमुक्त किया जा चुका है। दूसरी बात उसने कही है कि अगर प्रथम जो अभियोजन हुआ था वो ऐसे अपराध के लिए हुआ था जो परिणाम ये भी पैदा करता था, जैसे आपने किसी की गोली मार दी, हत्या का प्रयत्न किया, और ये परिणाम ये भी पैदा कर सकता है, और ये कृत्य परिणाम तुरंत ला सकता है कि व्यक्ति तुरंत मृत्यु को प्राप्त हो जाए, और इसके परिणाम कुछ समय बाद भी आ सकता है। तो कहता है कि प्रथम अपराध जिसने
विचारित किया था, वो अपराध ऐसा था जो परिणाम भी पैदा करता था, और परिणामों का पैदा होना ये उस वक्त न्यायालय को ज्ञात ही नहीं था जिस वक्त प्रथम अपराध के लिए अभियोजन ये चल रहा। तो दूसरी बार भी विचारणा होगा इस तथ्य के होते हुए कि प्रथम अभियोजन हो चुका है और वो दोषमुक्त या दोषसिद्ध कुछ भी हुआ। ठीक है, फिर कहता है कि अगर प्रथम अभियोजन चला और उसमें व्यक्ति उन्मोचित हुआ, न तो दोषसिद्ध हुआ और न ही दोषमुक्त हुआ, तो भी दोबारा अभियोजन हो सकता है। तो अगर हिंदुस्तान में यह बात होती कि व्यक्ति एक ही अपराध के लिए एक बार अभियोजित होने के बाद चाहे दोषसिद्ध हुआ हो और चाहे दोषमुक्त हुआ हो, उसका दोबारा अभियोजन संभव न होता है, तो धारा 300 सीआरपीसी या धारा 337 सीआर बीएनएसएस ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो गई होती है। और अनुच्छेद 13(2) के मुताबिक, ठीक है, ये 13(1) के मुताबिक, ठीक है, अब बीएनएसएस तो 13(2) के मुताबिक, सीआरपीसी 1973 वो भी 13(2) के मुताबिक, लेकिन 1973 से पहले जो सीआरपीसी थी वो 13(1) के मुताबिक, क्योंकि संविधान के पूर्व की विधियों पर 13(1) लागू होगा और आफ्टर द कॉन्स्टिट्यूशन जो लॉज बनेंगे उन पर 13(2) लागू होगा। और उसके मुताबिक या तो आच्छादन के सिद्धांत के मुताबिक, ठीक है, और या ठीक है विधायी शक्ति न होने के सिद्धांत के आधार पर, ठीक है, सीआरपीसी या बीएनएसएस इनका सेक्शन 300 या 337 शून्य हो गया होता। लेकिन ये आज भी चल रहा है और इन सेक्शन की चर्चा हमने सिर्फ इसलिए की कि आपके अनुच्छेद 20(2) इस पर जब भी सवाल आता है, यानी डबल जियोपर्डी, इस पर जब भी सवाल पूछा जाता है तो आपसे पूछा ही यही जाता है कि क्या प्रथम अभियोजन में व्यक्ति के दोषमुक्त होने के उपरांत उसके विरुद्ध दूसरा अभियोजन संस्थित हो सकता है या नहीं। और आप अव्वल तो इसका गलत उत्तर देते हैं, ठीक है, क्योंकि आपने रट जो रखा है, जो आपके दिमाग में बसा हुआ है, वो दिमाग में ये क्या बसा है कि दोहरे खतरे से संरक्षण, ये सिद्धांत ये कहता है कि एक बार व्यक्ति दोषसिद्ध या दोषमुक्त हुआ है तो उसका दोबारा अभियोजन नहीं हो सकता। ये आपके दिमागों में भरा है और दिमागों में भरे होने के कारण आप वही विकल्प चुनते हैं और विकल्प आपका गलत होता है, ठीक है, और फिर आप उसे सही में काउंट करके बहुत दिनों तक प्रसन्न बने रहते हैं जब तक रिजल्ट नहीं आ जाता। और रिजल्ट आते ही सही स्थिति सामने होती है, ठीक है। इसके बजाय अगर आप दिमाग पर थोड़ा जोर दें, अच्छा चलिए आप सही विकल्प का भी चुनाव करें, तो भी जो अच्छे कंपटीशंस हैं वहां क्या होता है, प्रश्नों की संख्या ज्यादा होगी और समय आपको कम दिया जाएगा। और उसका कारण यही होता है कि वो ऐसे व्यक्ति को चुनना चाहते हैं जिसने सिर्फ पढ़ा नहीं है, जिसने गुना है सब चीजों को, जिसने सिर्फ सेक्शन याद नहीं है, बल्कि सेक्शन की जो स्पिरिट है वो उसकी समझ में है, वो ऐसे व्यक्ति को चुनना चाहते हैं। इसलिए समय कम, प्रश्न ज्यादा है।
मानिए आपको 20-2 याद नहीं भी है, लेकिन अगर आपकी अप्रोच ये ठीक है तो आपको तुरंत समझ में आएगा कि भाई 300 या 337 BNSS, वहां तो दोष मुक्त होने के बाद भी सेकंड टाइम प्रोसिक्यूशन इसकी इजाजत मिली है। और सिद्धांत यह है कि कुछ भी अगर फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट तो वो शून्य होगा, और फंडामेंटल राइट ही नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन के एक भी उपबंध के अगेंस्ट अगर कुछ भी जाएगा, चाहे वो एग्जीक्यूटिव एक्ट हो और चाहे वो लेजिस्लेटिव एक्ट हो, वो शून्य ही होगा। अगर ये बात आपके दिमाग में है तो आपको अनुच्छेद 20(2) के शब्द याद हैं या याद नहीं है, आपका उत्तर ठीक ही होगा कि यदि व्यक्ति प्रथम विचारण में क्या हुआ, अभियोजित और दोष सिद्ध, तब सेकंड ट्रायल मना है। लेकिन अगर अभियोजित तो हुआ किंतु दोषमुक्त हुआ तो फिर सेकंड ट्रायल हिंदुस्तान में मना नहीं है। जबकि अमेरिका और इंग्लैंड की स्थिति भिन्न है, और हमने आपसे पहले भी कहा, पढ़ो आप कितना भी जे.एन. पांडे को, ठीक है, पेपर उससे नहीं बनता। पेपर या तो एमपी जैन से बनता है या अन्य स्टैंडर्ड बुक से बनता है, ठीक है। जैसे जब 20(3) पे हम लोग आएंगे तो वहां क्या कहेगा, एक व्यक्ति जो किसी अपराध का अभियुक्त है, ठीक है ना, जो किसी अपराध का अभियुक्त है, उसे अपने ही विरुद्ध साक्ष्य देने के लिए विवश नहीं किया जाएगा। अब जब वहां हम पहुंचेंगे तो विस्तार लेंगे इस बात पर कि एक तो खूब समझ लें, 20(3) का कोई संबंध साक्षी से नहीं है। 20(3) का संबंध किससे, अपराध के अभियुक्त व्यक्ति से, और साक्षी और अपराध का अभियुक्त दो अलग अलग बातें हैं। यह ठीक है कि अपराध का अभियुक्त भी साक्षी हो सकता है, लेकिन प्रत्येक साक्षी अपराध का अभियुक्त नहीं होता। इससे 20(3) में कोई सुरक्षा साक्षी को नहीं मिली है, या यूं कहें 20(3) की सुरक्षा साक्षी को केवल तब मिली है जब वो किसी अपराध का अभियुक्त हो, अदरवाइज कोई सुरक्षा वहां नहीं, ठीक है। तो अपराध का अभियुक्त व्यक्ति अपने ही विरुद्ध साक्ष्य देने के लिए विवश नहीं किया जाएगा। मीनिंग देयर बाय, अपराध का अभियुक्त अपने ही विरुद्ध साक्ष्य देने के लिए विवश नहीं किया जाएगा। इसका मतलब ही यह है कि विचारण कहां चल रहा, क्रिमिनल कोर्ट में, ठीक है। इसका मतलब ही यह निकला। और आपसे अक्सर प्री में यह पूछा जाता है कि डाइवोर्स प्रोसीडिंग चल रही है, ठीक है, या ऐसी कोई प्रोसीडिंग जो सिविल प्रोसीडिंग है या सिविल नेचर की प्रोसीडिंग, और उसमें क्या किया गया, पति का दावा यह है, ठीक है, कि पत्नी दुष्चरित्र है, या पत्नी का दावा यह है कि पति पूर्ण पुरुष नहीं है, ठीक है। और जो न्यायालय है उसने मेडिकल एग्जामिनेशन के आदेश कर दिए, ठीक है, और कहा जबरदस्ती होगा, जबरदस्ती होगा। क्या इस व्यक्ति को अपने ही विरुद्ध साक्षी होने के लिए विवश किया जा सकता है? तो बिल्कुल किया जा सकता है, क्योंकि वहां 20(3) में सुरक्षा अपराध के अभियुक्त व्यक्ति को प्राप्त हुई है, और यह अपराध का अभियुक्त व्यक्ति नहीं है, ठीक है। अपराध का अभियुक्त
ठीक है, 20 का संबंध आपराधिक कार्यवाहियों से है, उसका कोई संबंध किसी अन्य प्रकार की कार्यवाही से है ही नहीं। 20 का संबंध रिट्रोस्पेक्टिव लॉ, भूतलक्षी प्रभाव की विधि, और भूतलक्षी प्रभाव की विधि वो भी दांडिक विधि, क्योंकि वहां भी कहा व्यक्ति को उससे अधिक शास्ति नहीं दी जाएगी जितना अपराध के किए जाने के समय उस पर शास्ति के तौर पर अधिरोपित किया जा सकता है। तो 20 का संबंध वो भी किससे? क्रिमिनल कार्यवाही से। 20(2) का संबंध क्रिमिनल कार्यवाही से। 20(3) का संबंध क्रिमिनल कार्यवाही से। और आपसे प्री में यह भी पूछते हैं कि अनुच्छेद 20 सभी प्रकार की कार्यवाहियों पर लागू है या केवल क्रिमिनल कार्यवाहियों पर? और इसीलिए हम कहा करते हैं कि प्री में 2 कौड़ी की बात पूछी जाती है, ठीक है, सिर्फ 2 कौड़ी की, उससे ज्यादा कुछ होता ही नहीं। और जब आप गंभीरता से सेक्शन का अध्ययन करो तो आपको पता लग जाएगा कि ये बातें वाकई 2 कौड़ी की हैं। भाई ये तो आप 20 को अगर यूं ही पढ़ लो तो भी पता लग जाएगा कि इसका संबंध सिर्फ क्रिमिनल कार्यवाहियों से है, लेकिन पढ़ो तब पता लगेगा। ये मानकर कि हमें पता है और आपने पढ़ा तो कुछ नहीं पता लगेगा। सबसे बड़ी दिक्कत यह है कानून के साथ, आपको लगता यह है कि कानून हमें मालूम है जबकि आपको कुछ नहीं मालूम, ठीक है। तो अगर आप पढ़ोगे तब दिखाई देगा, और आपके पढ़ने में आप इन्वॉल्व हो, ठीक है। देखिए, एक चीज होती है जानकारी और एक चीज है जानना, ठीक है, दोनों के बीच बहुत अंतर है। जानकारी हमेशा किसी अन्य स्रोत से आती है, वो स्रोत टीचर हो सकता है, वो स्रोत किताब हो सकती है, वो स्रोत अन्य कुछ हो सकता है, और वहां से जो कुछ आप प्राप्त करते हैं वो जानकारी है, इसके अलावा कुछ नहीं है। और चूंकि वो आपकी अपनी नहीं है, वो किताब जिसने लिखी उसकी है, ठीक है, वो टीचर की अपनी अनुभूति है, इसलिए टीचर उस जानकारी को कभी नहीं भूलता। और आप सुनने के ठीक 1 घंटे बाद भूल जाते हैं, आपको कुछ याद नहीं रहता, क्योंकि वो आपकी है ही नहीं है, वो बासी है। और इसीलिए हम मना किया करते हैं कि नोट्स नहीं बनाइए, उसका कोई अर्थ नहीं, क्योंकि वो दूसरे की जानकारी आपने कॉपी पर लिख ली, वो जिंदगी में आपकी नहीं होनी है, कुछ नहीं होगा उससे। और जानने का मतलब यह हुआ आप इन्वॉल्व हुए, ठीक है, जानने का मतलब यह हुआ आप प्रोसेस में, प्रक्रिया में खुद इन्वॉल्व हो गए। और अब वो अनुभव जो अब तक टीचर का या किताब के लिखने वाले का था, वो अनुभव अब आपका हो गया है। और किताब का जो उपयोग है वो सिर्फ इतना ही है कि जब आपकी अनुभूति किताब के लेखक के समान हो जाए, तब आप ये जान सकें कि हमने ठीक जाना, इससे अधिक किताब की कोई उपयोगिता होती ही नहीं। किताब इसलिए नहीं है कि आप उससे नकल करके बैठ जाएं, आपने उसे याद कर लिया, मीनिंग दरबाई आपने उसकी नकल कर ली है। किताब एक स्टैंडर्ड सेट करती है, एक कसौटी रखती है आपके सामने, ठीक है। और यही धर्मशास्त्रों का उपयोग है।
धर्मशास्त्र आपको धार्मिक नहीं बनाते हैं। ठीक है, अगर आप ये मान रहे हो कि धर्मशास्त्रों में जो प्रक्रियाएं बताई गई हैं केवल उन्हें करने से आप धार्मिक हो जाएंगे, तो आप गलतफहमी में हैं। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, और इसीलिए ऐसा कुछ होता दिखता नहीं आपको। ठीक है, इसीलिए समाज में नहीं दिखता आपको कुछ भी होता हुआ। कारण यह है कि धर्मशास्त्र इसके लिए है कि आप खुद उस अनुभूति को प्राप्त करिए जिसने वो धर्मशास्त्र लिखा है, उसकी जो अनुभूति थी वो अनुभूति आप प्राप्त करें। और जब आपको वो अनुभूति आ जाए तो आपको दिखने लगेगा कि धर्मशास्त्र में जो कुछ लिखा है वही हमें अनुभव हो रहा है। इसका मतलब अपनी स्थिति की जांच के लिए धर्मशास्त्र है। ठीक है, धर्मशास्त्र अनुगमन के लिए नहीं। तो जहां आपका किताब जानकारी आपको दे सकती है, लेकिन आपको जानकार नहीं बना सकती। जानकार तब बनेंगे आप जब चीजों को खुद देखेंगे और खुद उसे पढ़ने का प्रयत्न करेंगे। तो जब आप खुद देखेंगे अनुच्छेद 20 को, वहां कहा है एक ही व्यक्ति मीनिंग देयर बाय, वहां शब्द जो प्रयोग किया किसी व्यक्ति। और यह भी याद रखने लायक कि 20, 21 और 22 ये तीनों के तीनों क्रिमिनल कार्यवाहियों से संबंधित है। ठीक है, हालांकि 21 सिर्फ क्रिमिनल कार्यवाहियों से संबंधित है यह कहना गलत है। 21 अन्य बहुत सारी बातों से भी संबंधित है, लेकिन जहां तक 20 का और 22 का सवाल है वो सिर्फ क्रिमिनल कार्यवाहियों से संबंधित है। और जहां तक 21 का सवाल है वो क्रिमिनल और अन्य प्रकार की कार्यवाहियों दोनों से, ठीक है, संबंध रखने वाला आर्टिकल है। और 21 के बारे में एक बात और समझ लें, अभी 21 हमने शुरू नहीं किया लेकिन बात आ गई तो बताते हैं। 21 का संबंध सारभूत विधियों से नहीं है, उसका संबंध प्रक्रियात्मक विधियों से है। क्योंकि वहां क्या लिखा, किसी भी व्यक्ति की प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का हनन विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के बिना नहीं किया जाएगा। मीनिंग देयर बाय 21 का जोर प्रोसीजर पर है। 21 का जोर या 21 का संबंध सबस्टेंटिव लॉ से नहीं है। ठीक है, और अनुच्छेद 22 आप देखेंगे तो 22 जो बात कहेगा, 22 में 4, 5, 6 और 7 संभव तो हमने देखी नहीं है अभी, लेकिन 4, 5, 6, 7 प्रिवेंटिव डिटेंशन से संबंधित है और 1, 2, 3 सामान्य डिटेंशन से संबंधित है। तो 20 और 22 ये आपराधिक अभियोजनों से संबंधित अनुच्छेद है। 21 इसका संबंध आपराधिक अभियोजन से भी है और अन्य बातों से भी है। और आपराधिक अभियोजन में जो आपका चिंता है वो आपकी स्वतंत्रता है, और स्वतंत्रता का जिक्र 19 में भी हुआ। इसलिए स्वतंत्रता का मूल अधिकार ये 19, 20, 21 और 22 4 आर्टिकल्स में वर्णित हुआ माना जाता है। ठीक है, अब आप देखेंगे कि आप 19 को देखें तो वहां शब्द प्रयोग है नागरिक, यानी स्वतंत्रता का जो मूल अधिकार है उनमें से केवल 19 में वर्णित स्वतंत्रताएं नागरिकों को प्राप्त है। शेष न तो 20, न 21 और न 22, इसमें नागरिक शब्द का प्रयोग नहीं है। इसका मतलब यह हुआ कि 20, 21 और 22 हिंदुस्तान की धरती पर मौजूद प्रत्येक व्यक्ति को प्राप्त है, यानी अनुच्छेद 20(2) की सुरक्षा
वहां जो कहा किसी व्यक्ति को उसकी प्राण और दैहिक स्वतंत्रता, ठीक है, सॉरी, किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए 2 बार अभियोजित और दंडित नहीं किया जाए। ठीक है, हमारे देश में यह स्वतंत्रता वैसे लागू नहीं है जैसे ये अमेरिका और इंग्लैंड में लागू है। और इसीलिए हम बार बार आपसे कहते हैं कि वे लोग गलत हैं जो ये कहते हैं कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये किसी विदेश के कॉन्स्टिट्यूशन की कार्बन कॉपी है। बिल्कुल गलत कहते हैं, ऐसा कतई नहीं है। हमने उन अनुच्छेदों को जिनमें अभिव्यक्त आइडिया दुनिया के अन्य कॉन्स्टिट्यूशन में भी है, उस आइडिया को अपनी, ठीक है, जो हमारी घरेलू परिस्थितियां हैं उनके मुताबिक, ठीक है, परिवर्तित करके अपने संविधान में स्थान दिया है। अब आप कहेंगे बेवकूफी की बात, क्योंकि लोग तो निहायतन मूर्ख थे। ठीक है, लोगों की मूर्खता का कोई, ठीक है, सीमा ही नहीं है। लोग तो इतने मूर्ख हैं। अब वो कहेंगे कि आइडिया तो वहां से ले लिया, तो आइडिया तो एक ही होगा। भाई हम भी ये कहेंगे जीवों पर दया करो, और दूसरे भी यही कहेंगे जीवों पर दया करो, सत्य बात तो एक ही होगी। भाई न्याय का स्वरूप जो भारत में है वो इंग्लैंड में बदल तो नहीं जाएगा, क्योंकि न्याय का मतलब ही, यह न्याय शब्द का अर्थ ही ये होता है कि जो होना चाहिए वो हो। तो किसी भी परिस्थिति में जो होना चाहिए वो तो पृथ्वी के प्रत्येक हिस्से में एक ही रहेगा। थोड़ा बहुत भौगोलिक परिस्थितियों के कारण बदलाव हो सकते, ठीक है। इसीलिए कानून 2 प्रकार का माना जाता है, एक स्थानीय विधि और एक सार्वभौमिक उसका नेचर। हम लोगों ने जूरिस्प्रूडेंस में पढ़ा था कि जो यूनान में डेवलपमेंट चला वो डेवलपमेंट कैसा था, हेलेनिस्टिक विचारधारा, ठीक है, जिसके प्रतिनिधि हेराक्लिटस थे, फिर सुकरात, प्लेटो और अरस्तू आए। क्लासिकल हेलेनिस्टिक विचारधारा वो चली। वो कानून की स्थानीय जो विशेषताएं होती हैं उनका अध्ययन करते थे, ठीक है ना, क्योंकि कानून जो स्थानीय परिस्थितियां होंगी उनके मुताबिक वो भी बनाया जाएगा। और जो स्टोइक विचारधारा थी, ठीक है, क्योंकि हेलेनिस्टिक परंपरा न्याय पर आधारित थी, ठीक है, उनके विचार का बिंदु क्या था, न्याय। वो विधि को न्याय करने का साधन ये मानते थे, ठीक है। वो कहते थे कि विधि के अनुसार न्याय किया जा सकता है, इसलिए विधि उपयोगी चीज। और न्याय 2 प्रकार का हो सकता है, अरस्तु ने पहचाना था, ठीक है। एक ऐसा न्याय जो सभी परिस्थितियों में सबके लिए एक जैसा होगा, और एक न्याय इक्विटेबल जस्टिस होगा जो विशेष परिस्थिति में कुछ लोगों के लिए ठीक माना जाएगा, लेकिन हमेशा वो ठीक नहीं माना जाएगा, ठीक है। तो न्याय का अध्ययन करने के कारण यूनान में जो डेवलपमेंट चला था उसने विधि की स्थानीय विशेषताओं का अध्ययन किया था। और स्टोइक विचारधारा ये जो आई थी जिसमें थॉमस एक्विनास, ठीक है ना, और आपका अन्य विचारक, नाम हमें सिसरो, जेनो, ठीक है, जेनो, सिसरो, थॉमस एक्विनास और संत अगस्टाइन, ये सारे लोग आए थे। ये विधि के सार्वभौमिक स्वरूप की, ठीक है, चर्चा कर रहे थे और उसका अध्ययन कर रहे थे। तो विधि में दोनों प्रकार के गुण पाए जाते हैं। तो चूंकि दोनों प्रकार के गुण पाए जाते हैं, इसलिए संविधानों में चूंकि उनका संबंध किससे होता है,
लोक विधि से, उन्हें पब्लिक लॉ ये कहा जाता है। इस संविधानों में एक जैसे सिद्धांत आपको देखने को मिलेंगे ही। अब यह अलग बात है कि हमें अपने देश के संविधान बनाने का मौका वो मिला ही तब जब हम स्वतंत्र हुए, तो तभी तो हम बना सकते थे। उससे पहले हम कैसे बना लेते भाई? उससे पहले तो हम बना ही नहीं सकते थे। और तब तक अमेरिका और इंग्लैंड के संविधान बन गए थे, तो हम क्या करें इसके लिए भाई? इसके लिए हम दोषी हैं? तो आइडिया वो तो एक ही होगा। तो उसी आइडिया को यहां भी स्थान मिला है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि दैट इज कार्बन कॉपी ऑफ दैट आइडिया, ये इसका मतलब नहीं। ठीक है, हमने अपनी जरूरतों के मुताबिक उसको मोल्ड करके लागू किया है। अमेरिका और इंग्लैंड दोनों जगह क्या रखा गया कि एक व्यक्ति अगर एक अपराध के लिए दोषित या दोष मुक्त हुआ है, दोनों बातें हैं हमारी, चाहे दोषित हुआ और चाहे दोष मुक्त हुआ। हमारे यहां दोष मुक्ति की बात नहीं है। हमारे यहां कहा कि एक बार दोषित या दोष मुक्त हुआ तो ना तो उसे दोबारा अभियोजित किया जाएगा और ना ही उसे दोबारा दंडित किया जाएगा। दोनों पर प्रतिबंध है। अभियोजित भी नहीं कर सकते और दंडित भी नहीं कर सकते, और चाहे दोषित हुआ और चाहे दोष मुक्त हुआ। जबकि हमारे यहां यह सिचुएशन नहीं है। हालांकि सीआरपीसी ने सेक्शन 300 बहुत पहले से चला आ रहा है। उसका सेक्शन 300 रहा हो न रहा हो, ठीक है, जैसे आप 300, 337 ये हो गया, लेकिन फिर भी 300 का जो अंतर्निहित विचार है, ये तो संविधान लागू होने के पहले से ही हमारे न्याय शास्त्र का सिद्धांत रहा है और वो पहले से चला आ रहा है। उसे 26 जनवरी 1950 को कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन ये मिला है, और कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन देने में ये ध्यान रखा गया है कि केवल दोष सिद्धि तक उसको सुरक्षित किया गया है, अन्यथा नहीं। आपको यूं बातें समझ में नहीं आती, ठीक है। अभी जो हमारे लोग सीबीआई में सेलेक्ट है, उन्होंने हमें फोन किया कि सुप्रीम कोर्ट सीबीआई किसी मामले में लोअर से, ठीक है, सजा हुई, हाई कोर्ट ने छोड़ा, उसके अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए और सुप्रीम कोर्ट ने वारंट जारी किया और यह कहा कि इन्हें पकड़कर मेरे समक्ष उपस्थित करिए, और यह लिखा नहीं, ठीक है, कि उपस्थित किसी भी डेट को करिए। उन्होंने एक पर्टिकुलर डेट दे दी, इस डेट को उपस्थित करिए। अब समस्या आ गई, अगर उस डेट को उपस्थित करें, यह आदेश है कि अमुक डेट को इतने बजे मेरे समक्ष उपस्थित करिए। अच्छा, उस डेट को हम पकड़ ही ना पाए उसे, तो क्या करेंगे? अरे भाई, कोई जरूरी थोड़ा है उस डेट को उसके घर जाएंगे वो हमें मिल ही जाएगा। और अगर पहले पकड़ लें तो हम उसे ले कहां जाएं? ठीक है, एक समस्या है। अगर हम सुप्रीम कोर्ट पहुंचे लेके, तो सुप्रीम कोर्ट कहेगा हमने तो कहा इस डेट को लाओ। हम मजिस्ट्रेट के पास जाएं तो वो कह देगा हमसे मतलब ही क्या है भाई, सुप्रीम कोर्ट जाओ। ठीक है, तो फोन आया कि सर क्या करें, तो हमने कहा दो ऑप्शन है। एक तो देखो, अनुच्छेद 145 में सुप्रीम कोर्ट को अपने नियम बनाने की ताकत है, तो वहां देखो, हो सकता है ऐसे वारंटों के संबंध में वहां कुछ नियम बने हों, क्योंकि हम तो लोअर कोर्ट में है तो भाई हमें तो मालूम नहीं। तो आप वहां देखो, वहां हो सकता कुछ मिल जाए, और अगर वहां कुछ ना मिले तो गिरफ्तार कर लो और मजिस्ट्रेट क्या पहुंच जाओ।
ठीक है, बोला मजिस्ट्रेट तो कुछ करेगा ही नहीं। हमने कहा तुम उससे कहना कि बाकी सब कॉन्स्टिट्यूशन हाईकोर्ट में इन्फोर्स होता है, ये सही है, अनुच्छेद 22 तुम्हारे यहां भी इन्फोर्स होता है, क्योंकि अनुच्छेद 22 से कहता है कि जो भी व्यक्ति गिरफ्तार हुआ है उसे विद इन 24 आवर मजिस्ट्रेट के समक्ष लाया जाएगा। ये फंडामेंटल राइट है उसका, और दैट इज व्हाई आई हैव प्रोड्यूस्ड दिस पर्सन बिफोर यू। हमने कहा मजिस्ट्रेट महोदय चाहे इतना उछले और चाहे कुर्सी गिर पड़े, ठीक, आर्डर उन्हें करना पड़ेगा, कस्टडी तुम तय करो कहां जाएगा ये, ठीक है, जो करना चाहे करे। हमने कहा 2 रास्ते हैं, इनमें से कोई अपना लो, ठीक है। खैर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के रूल्स देखे, वहां मिल गया, लेकिन हम आपको यह बता रहे हैं कि कानून के एप्लीकेशन की जब स्थितियां आती हैं तो कानून ज्यादा क्लियर होता है, और इसीलिए प्रैक्टिकल की बात की जाती है, थ्योरी में नहीं। आपके सामने जब सिचुएशंस आएंगी तब वो चीजें ज्यादा क्लियर हो जाती हैं। खैर क्या कहा, एक व्यक्ति एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार अभियोजित और दंडित नहीं किया जाएगा। अमेरिका, इंग्लैंड, वहां कहते हैं न तो दोष सिद्ध किया जाएगा और न दोष मुक्त। हमारे यहां केवल अभियोजन और दंड, इस पर रोक लगाई है। अब अभियोजित और दंडित ये नहीं करेंगे, यानी अगर व्यक्ति एक ही अपराध के लिए दोबारा अभियोजित और दंडित नहीं किया जा रहा है तो यह नहीं माना जाएगा कि उसे दोबारा अभियोजित और दंडित नहीं किया जा सकता है। उसने क्या कहा, एक ही अपराध। अब होता क्या है, 2 चीजों में सादृश्य हो सकता है। सादृश्य हो सकता है मीनिंग देर भाई 2 चीजें एक जैसी दिख सकती हैं, चूना और दही एक जैसे दिखते हैं, लेकिन उनके गुणधर्म बिल्कुल अलग है, उनका रासायनिक, उनका जो केमिकल कंपोजिशन है वो बिल्कुल अलग है, लेकिन सादृश्य बहुत ज्यादा है, दिखते एक जैसे। ऐसे ही विभिन्न विधियों के अंतर्गत आपका कृत्य अपराध हो सकता है। आपका एक ही कृत्य है, विभिन्न विधियों में अपराध हो सकता है। अपराध आपका कृत्य है या नहीं, और यदि है तो कौन सा अपराध है, इसे जानने के लिए जो अपराध के संगठक होते हैं उनकी ओर हमें ध्यान देना पड़ता है, ठीक है। जस्ट टू अंडरस्टैंड, जो हम उदाहरण दे रहे हैं उसे समझना चाहिए, हालांकि कई बार देते रहते हैं। आपने एक को पीटने के लिए पीटा, उद्देश्य सिर्फ पीटना है, बात अलग है, ठीक है। आपका उद्देश्य क्या है, सिर्फ उसे शारीरिक पीड़ा, ठीक है, रोग तो नहीं, खैर अंग शैथिल्य भी नहीं, लेकिन पीटना, शारीरिक पीड़ा देना, सिर्फ इतना उद्देश्य, ये बात अलग है। और आपने उसे ऐसी शारीरिक अपहानि, ऐसी शारीरिक क्षति, ऐसी फिजिकल इंजरी कारित करने के लिए पीटा जिससे उसकी मृत्यु हो जाए, या जिससे उसकी मृत्यु संभाव्य है, पॉसिबल है। अब भी आपने सिर्फ उसे पीटा ही है, अब भी आपने पीटा ही है, पीटने के अलावा कुछ नहीं किया है, लेकिन दोनों प्रकार की पिटाइयों में फर्क आ गया। एक पीटने के पीछे सिर्फ और सिर्फ उसे शारीरिक पीड़ा देना यह आशय था, और दूसरे प्रकार की पिटाई के पीछे सिर्फ शारीरिक पीड़ा देना यह आपका आशय नहीं था। एक तीसरे प्रकार की पिटाई हो सकती है, हमने इसलिए पीटा
कि आप कुछ बुरे कामों से दूर रहो। ठीक है, तीनों बातें अलग अलग हो गई। एक के लिए दायित्व तो नहीं होगा, दूसरे के लिए दायित्व होगा किंतु कम, और तीसरे के लिए दायित्व होगा अगर मर गए तो फिर मृत्यु या जीवन कारावास, और अगर नहीं मरे तो भी ठीक है 10 साल से लेकर और आजीवन कारावास तक आपको कोई भी दंड, और मृत्यु दंड भी कुछ भी दिया जा सकता है, क्योंकि 307 में मृत्यु दंड ये भी है। तो फर्क आ गए। पीटना, यदि व्यक्ति न मरा, मानिए नहीं मरा, ठीक है, तो आपने सिर्फ पीटने के लिए पीटा या मार डालने के लिए पीटा, ठीक है, इनके बीच सादृश्य दिखाई देगा। ये एक जैसे कृत्य दिखाई देंगे किंतु एक जैसे कृत्य है नहीं, ये एक जैसे बिल्कुल नहीं है, ये दोनों अलग अलग हैं, ये डिस्टिंक्ट हैं, दिखते एक जैसे हैं। ठीक है, ऐसे ही आतंकवादी ने हत्याकांड किया तो 302 के अंतर्गत अपराध ये भी किया। वर्तमान में अगर बीएनएस में बात करें तो 103 इसमें भी अपराध किया, क्योंकि चाहे आईपीसी हो और चाहे बीएनएस हो, एक वचन में बहुवचन शामिल है। अगर यह लिखा है कि जो कोई हत्या करेगा तो उसमें यह भी लिखा है कि जो कोई हत्याएं करेगा, यह भी लिखा है, क्योंकि एक वचन में बहुवचन शामिल है। तो अगर 100 हत्याएं हुई हैं तो भी व्यक्ति को 302 में ही दंडित किया जाना चाहिए। लेकिन जो आतंकवादी हैं, अगर उनसे निपटने के लिए कोई अलग से कानून बना हुआ है आतंकवादी कृत्यों के लिए, तो इस 100 हत्याएं करने वाले को 302 बीएनएस और संबंधित अपराध उस दोनों में अभियोजित किया जा सकता है। और आतंकवादी कृत्य को परिभाषित करने वाली जो विधि होगी, यानी आतंकवादी कृत्य को जो लागू हो रही होगी, उसमें निश्चित तौर पर आतंकवादी कृत्य कौन सा हत्याकांड माना जाए यह बताया गया होगा। जैसे 103 में हत्या, मानव मृत्यु, हत्या कब मानी जाए यह बताया गया। 103 या 300 उसमें मानव मृत्यु को हत्या कब माने ये तो बताया है ना, कि आपराधिक मानववध हत्या है जब मार डालने के आशय से की जाए, ऐसी शारीरिक क्षति कारित करने के आशय से की जाए, यानी आपका आशय और ज्ञान संबंधित मृत्यु के बारे में जिस कोटि का होना चाहिए उस श्रेणी का वर्णन, ठीक है, हत्या की डेफिनेशन में दिया गया है। ठीक है ना। तो ऐसे ही आतंकवादी कृत्य को कौन सा हत्याकांड आतंकवादी कृत्य मान लिया जाए, ठीक है, उसको भी, उस कृत्य को आतंकवादी कृत्य घोषित करने वाली विधि में बताया गया होगा। और नॉर्मली यही बताया जाता है कि जब आप किसी प्रकार की भावना से अभिभूत होकर नहीं, सिर्फ एक उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए निरपराध लोगों की हत्या करते हैं तो आतंकवादी, लेकिन कुछ तो बताया गया होगा। अब आपका हत्या के लिए दोष सिद्धि हो गई और फिर आपका अभियोजन आतंकवादी कृत्य के लिए हो रहा है, तो ऐसा करना अनुच्छेद 20(2) के मुताबिक गलत नहीं है। ठीक है, क्योंकि एक ही अपराध के लिए आपका दोबारा अभियोजन नहीं चल रहा है। आपको कृत्य के जो संगठक हैं, ठीक है, उन पर ध्यान देना चाहिए और उसके हिसाब से सेम ऑफेंस को निर्धारित करना चाहिए। रिश्वत लेना, अब तो 161 से 165 हटा दी, अन्यथा रिश्वत लेना
आईपीसी में भी अपराध था, और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम उसमें भी था। लेकिन भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम में सिर्फ रिश्वत लेना शामिल नहीं था, वहां किसी भी ढंग की ऐसी भ्रष्ट उत्प्रेरणा, ठीक है, ये लेना जो कि पैसे के रूप में हो सकती है, ठीक है, अन्य किसी भी तरीके की हो सकती है। मर्यादा के कारण अन्य तरीकों के नाम हम नहीं ले रहे, जबकि रिश्वत पैसे में ही होती है, ठीक है। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम बहुत सारी चीजों को शामिल करता है। तो एक ही अपराध के लिए, उसने क्या कहा, 20 की वर्जना कब लागू होगी, जब एक ही अपराध, इसके लिए आपको अभियोजित और दंडित किया जा चुका हो, तब दोबारा प्रोसिक्यूशन नहीं होगा। अगर अपराध भिन्न हो गए, ठीक है, तब बात अलग हो जाएगी। चलिए, अपराध भिन्न नहीं हुए, लेकिन पहली बार जो किया गया वो अभियोजन नहीं था। जो पहली बार हुआ वो अभियोजन नहीं था। उसने क्या कहा, उसने कहा किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार अभियोजित और दंडित नहीं किया जाएगा। पहली बार जो किया गया, ठीक है, वो अभियोजन तो था किंतु दंडित नहीं किया गया, अर्थात आप दोषमुक्त हो गए, ठीक है, अर्थात आप दोषमुक्त हो गए। तो दोबारा होगा, ठीक है, उसके लिए मनाही नहीं, ठीक है। अभियोजित और दंडित दोनों किया गया, लेकिन अपराध दूसरा था, ठीक है। नो डाउट उस अपराध में भी वर्तमान में हम जिस अपराध के लिए अभियोजन चलाना चाहते हैं और दंडित करना चाहते हैं, उसके कुछ लक्षण दिखाई दे रहे थे। यहां भी हत्याकांड था, वहां भी हत्याकांड था, लेकिन फिर भी एक ही अपराध के लिए दोबारा अभियोजन और दंडम दे रहे हो, ऐसा नहीं कहा जा सकता। वो अलग अपराध था और ये अलग अपराध है, क्योंकि संगठक कॉन्स्टिट्यूएंट फैक्ट दोनों के अलग अलग है। तो भी चल जाएगा, तो भी कोई दिक्कत नहीं। लेकिन एक स्थिति और हो सकती है कि पहले जो कुछ हुआ वो उसी अपराध के लिए हुआ, नो डाउट, जिसके लिए अब हम अभियोजन चलाकर दंडित करना चाहते हैं। पहले उसी अपराध के लिए, ठीक है, कार्यवाही हुई है और व्यक्ति को कुछ एडवर्स सिचुएशन, जिसे दंड कहा जाना चाहिए, क्योंकि दंड है क्या, अगर दंड को, हमने कई बार कहा कि दंड को अगर परिभाषित करें कि दंड क्या चीज है, तो एक ऐसी स्थिति जिसमें आप रहना नहीं चाहते, ठीक है, यही तो दंड है। दुख क्या है, वो स्थिति जिसमें आप रहना नहीं चाहते। सुख क्या है, वो स्थिति जिसमें आप रहना चाहते हैं। सुख दुख की डेफिनेशन क्या है, यही तो डेफिनेशन है। दुख वो स्थिति है जिसमें आप नहीं रहना चाहते, सुख वो स्थिति है जिसमें आप रहना चाहते हैं। और चूंकि दुख में, ठीक है, आप रहना नहीं चाहते, इसी से यह बात निकलती है कि दुख की निवृत्ति संभव है, क्योंकि आप जो नहीं चाहते उसे बदलने की क्षमता ईश्वर ने आपको दी है, आप उसे बदल सकते हैं, ठीक है। तो दुख इसकी निवृत्ति का उपाय है, ठीक है, और ये जिन्होंने जाना उन्होंने दुख से छुटकारा पाया है, और इसे जानना कठिन भी नहीं है, ठीक है। बस शर्त ये, थोड़ा ध्यान दीजिए, बस थोड़ा सा ध्यान देना है। आप समझते हैं कि पीसीएस ये हो जाएंगे तो वो हो जाएंगे और जीवन में सुख आ जाएगा, नहीं आएगा।
जो हो गए उनके जीवन में है नहीं है। अब तक आप जो होना चाहते थे वो हुए, लेकिन सुख नहीं आया। ठीक है, जिसे कहते हैं मजा आ गया, वो नहीं आया। ठीक है, आप सोचते हैं पैसे आ जाएंगे तो सुखी हो जाएंगे, जिनके पास आ गए हो गए। ठीक है, वो भी कहते हैं कि नहीं सुखी तो नहीं है, मजा तो नहीं है। और जरा सोचें, वो काम जो किसी ढंग से आपके मतलब का नहीं है, वो आप करते हैं और मजा, आप कहते हैं मजा आ गया। आपने गाना सुना, आप कहते हैं मजा आ गया। आपने कविता लिखी, आप कहते हैं मजा आ गया। क्यों लिखते हैं कविता, क्यों सुनते हैं गजल, क्यों सुनते हैं पिक्चर, क्यों देखते हैं पिक्चर? ठीक है, अगर हम आपसे पूछे इसमें क्या मजा है तो आप कुछ भी नहीं बता सकते। ठीक है, उससे आपको कुछ मिलता भी नहीं है। ठीक है, लेकिन मजा उसी में है। कभी कविता लिख रहा, उसे उसमें मजा आ रहा। ठीक है, नाटककार नाटक कर रहा है, उसे उसमें मजा आ रहा है। और जो सिर्फ पैसे कमाने के लिए नाटक लिख रहा है, उसका नाटक कभी प्रभावी नहीं होता। ठीक है, जिसे मजा आता है नाटक करने में, उसका नाटक प्रभावी होता है। ठीक है, इसका मतलब यह हुआ कि मजा मतलब में नहीं है। इसका मतलब मजा मतलब में नहीं है, मजा गैर जरूरी में है, जो जरूरी नहीं है आपके लिए, उसे करने में मजा है। ठीक है, क्योंकि मजा ये आवश्यकता की पूर्ति से कुछ ज्यादा का नाम है। जैसे कहते हैं ना, जीवन का लक्ष्य रोटी कपड़ा और मकान, ये मजदूरों के जीवन का लक्ष्य है। रोटी कपड़ा और मकान आपको मिल भी गया तो आपकी परेशानी का अंत होता है। ठीक है ना, मजा नहीं आता, मजा परेशानी के अंत से कुछ ज्यादा है। परेशानी का अंत अलग बात है और मजा आना ये दूसरी बात है। ठीक है, आपको रोटी कपड़ा मकान मिल गया तो क्या हुआ, आपकी परेशानी का अंत हुआ है, मजा नहीं आया। मजा तो तब आता है जब गजल सुनते हो, मजा तो तब आता है जब किसी बगीचे में निरुद्देश्य घूमते हो, मजा तो तब आता है जब अपने पैसे खर्च करके किसी को कुछ दे देते हो और वो खुश हो जाता है, मजा तो तब आता है। ठीक है ना, रोटी कपड़ा मकान मिल गया, इससे परेशानी का अंत हुआ है। इसीलिए बात ही मूर्खतापूर्ण है कि आराम हराम है। आराम इसी के लिए तो सब कुछ करना है। रोटी कपड़ा मकान ये तो जरूरतें हैं, जरूरतों की पूर्ति में मजा नहीं है। ठीक है, मजा नहीं आता है। ठीक है, तो अगर चीजों को जरा सा देख लिया जाए, सिर्फ जरा सा, तो आपको तुरंत दिखाई देगी कि दुख क्या है और उसके निवृत्ति के उपाय क्या हैं, मजा किसमें है, सुख किसमें है, तुरंत दिखाई देगा। उसे देखने, उसे ढूंढने कहीं जाना नहीं है, न कहीं जंगलों में कोई खोज करनी, बस जरा सा देख लेना कि हमें आता, मजा आता कब है, ये जरा देख लीजिए ध्यान करके। तो ऐसे ही उसने कहा अभियोजन, पहले जो कुछ हुआ उसी अपराध के लिए या उसी कृत्य के लिए हुआ जिसे अब अपराध कहकर आप दोबारा से अभियोजन चलाना चाहते हैं, उसी के लिए हुआ। लेकिन जो कुछ हुआ उसे अभियोजन कहें, इसमें थोड़ी दिक्कत। कार्रवाई हुई, नो डाउट हुई, और कार्रवाई के परिणाम स्वरूप व्यक्ति को ऐसी दशा में भी लाया गया जिस दशा में वो नहीं रहना चाहता था, और जब चूंकि उस दशा में वो रहना नहीं चाहता था इसलिए वो दंड के समतुल्य है, ये भी मानना चाहिए। ये भी कहा जा सकता है इन द ब्रॉड सेंस, क्योंकि दुख, दंड ये ऐसी स्थितियां हैं जिनमें आप रहना नहीं चाहते, तो इन द ब्रॉड सेंस ये माना जा सकता है कि आपको दंड दिया गया।
लेकिन इन द ब्रॉड सेंस माना जा सकता है यहां क्या मतलब है, ये हमें निकालना है ना, क्योंकि हम कानून पढ़ रहे हैं। इन द ब्रॉड सेंस हमें मतलब नहीं है अनुच्छेद 20(2) में किस अभियोजन की चर्चा हुई है और किस दंड की चर्चा हुई है, इसकी बात हमें करनी है। और इसकी बात माननीय उच्चतम न्यायालय ने, ठीक है, मोहम्मद मकबूल वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे, शायद यही नाम, जब महबूब करके, या तो मोहम्मद मकबूल है या महबूब है वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे, इसमें बताया, ठीक है। और चूंकि अधिकृत व्याख्याकार माननीय उच्चतम न्यायालय, ठीक है, तो उन्होंने अनुच्छेद 20(2) में प्रयुक्त अभियोजन और दंड इस शब्द का अर्थ बताया। इन द ब्रॉड सेंस नो डाउट दंड हर उस स्थिति को माना जा सकता है जिससे भुगतने के लिए आप विवश हो, जिसमें रहने के लिए आप विवश हो, और जो आपके मन के अनुकूल नहीं है। लेकिन माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि अनुच्छेद 20(2) के प्रयोजन से सिर्फ और सिर्फ अभियोजन उसी दशा को माना जाएगा जब वो क्रिमिनल कोर्ट के समक्ष चले, ठीक है, या ऐसी ट्रिब्यूनल के समक्ष चले जो विधि अनुसार साक्ष्य लेने, और साक्षी नहीं, विधि अनुसार शपथ पर साक्ष्य लेने, शपथ पर साक्ष्य लेने, इसके लिए कानून से बाध्य हो, और इस लिए गए साक्ष्य के आधार पर ही मामले में न्याय निर्णयन के लिए बाध्य हो। अगर कोई अथॉरिटी है जिसका गठन इंस्टीट्यूट में ही हुआ, लेकिन वो अथॉरिटी न तो शपथ पर साक्ष्य लेती है, और अगर शपथ पर साक्ष्य लेती भी है तो उस साक्ष्य के मुताबिक न्याय निर्णयन के लिए बाध्य नहीं है, ठीक है, तो फिर इस अथॉरिटी द्वारा भले ही इसका गठन इंस्टीट्यूट के अंतर्गत हुआ है, भले ही इसने शपथ पर साक्ष्य लिया है, भले ही इसने निर्णय भी दिया है, लेकिन इसका निर्णय क्रिमिनल कोर्ट के निर्णय के समान नहीं है। अर्थात न तो अंतिम है, क्योंकि क्रिमिनल कोर्ट का निर्णय अंतिम है संबंधित विषय में, और न ही उतना प्राधिकारपूर्ण है। तो इस कार्यवाही को भले ही इसमें कुछ अवांछित स्थितियों का, अनवांटेड सिचुएशंस का सामना संबंधित व्यक्ति को करना पड़ा हो, इसे न तो अभियोजन कहेंगे और न उसे दंड कहेंगे। और अगर ऐसा हुआ है तो समान कृत्य के लिए दोबारा से अभियोजन यह भी होगा। इस मुकदमे में था क्या, एक व्यक्ति बाहर से कुछ सोना लेकर आया, कस्टम अथॉरिटीज ने कस्टम एक्ट के अंतर्गत उसको सोने को जब्त किया, और कस्टम अथॉरिटीज इस, जब आप टैक्स नहीं देते हैं, चुराकर सोना वगैरह लाते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं, स्मगलिंग। स्मगलिंग का नाम ही यही है, ठीक है। जैसे मानिए अमेरिका से हमारा इस समय वो चल रहा है अल्टरकेशन, अमेरिका पर हम भी टैरिफ लगाते हैं, तो वहां से जो चीज आएगी उस पर उतने टैक्स का भुगतान होना चाहिए, और अगर नहीं किया गया तो आपने स्मगल किया है चीज को, ठीक है, तो वो जब्त कर लिया गया सोना। लेकिन सोना जब्त करने का उद्देश्य क्या था, आप एडिशनल टैरिफ का भुगतान करो, अपना ले जाओ, दंड देना नहीं है, ठीक है। तो उन्होंने कहा कस्टम अथॉरिटीज के समक्ष जो कुछ चल रहा था वो प्रोसिक्यूशन नहीं था, ठीक है, और ना सोने का जब्त किया जाना दंड था, क्योंकि वो तो बढ़े हुए टैक्स रेट इसे वसूलने के लिए की गई कार्यवाही थी। इसलिए इसी कृत्य के लिए बाद में अगर इस व्यक्ति का अभियोजन किसी विधि के अंतर्गत किया जाता है क्रिमिनल कोर्ट के समक्ष, तो यह नहीं कहा जा सकता कि इसे समान कृत्य के लिए दोबारा अभियोजित या दंडित किया जा रहा है। और यह तो कहने की जरूरत ही नहीं है कि अगर प्रथम बार आपका अभियोजन चला किंतु किसी तकनीकी खामी के कारण,
जैसे सैंक्शन नहीं ली गई थी और हाईकोर्ट ने पेश कर दिया समस्त अभियोजन, ठीक है, नीचे सजा हो गई, लेकिन हाईकोर्ट अपील में गया, उन्होंने छोड़ दिया, इसलिए क्योंकि संबंधित अपराध के लिए अभियोजन स्वीकृति होनी चाहिए थी, जो कि नहीं थी, तो दोबारा अभियोजन हो जाएगा, इसे कहने की तो जरूरत ही नहीं, क्योंकि प्रथम अभियोजन विधि अनुसार चला ही नहीं, उसके लिए स्वीकृति की जरूरत थी, जो कि नहीं ली गई, तो अभियोजन हुआ यही नहीं कहा जा सकता, ठीक है। अपील नीचे से छूट गए, ऊपर अपील हुई और सजा हो गई, इसे भी कहने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये तो दोबारा अभियोजन है ही नहीं, अपील तो कंटिन्यूएशन ऑफ द प्रोसिक्यूशन यही माना जाएगा। लेकिन अगर अभियोजन जैसा कुछ हुआ भी है, लेकिन वो क्रिमिनल कोर्ट के समक्ष नहीं हुआ, तो माननीय उच्चतम न्यायालय का कहना है कि अनुच्छेद 20(2) क्रिमिनल कोर्ट के समक्ष अभियोजन की बात करता है। अगर क्रिमिनल कोर्ट के समक्ष अभियोजन नहीं हुआ, तो फिर भले ही आपको कुछ अवांछित स्थितियों का सामना करना भी पड़ा है, तो भी कुछ नहीं। जैसे एक व्यक्ति, उसे गबन कर दिया, ठीक है, उसे पहले तो उसकी वेतन वृद्धि रोक दी, ठीक है ना, लेकिन वो डिपार्टमेंटल कार्रवाई है, ठीक है, वो डिपार्टमेंटल कार्रवाई है, इंस्टीट्यूट के अंतर्गत की जा रही है, लेकिन वो अनुशासनात्मक ढंग की कार्रवाई है, वो इंस्टीट्यूशन में अनुशासन बनाए रखने के लिए है, आपको दंड देने के लिए नहीं। और उसी गबन के लिए क्रिमिनल कोर्ट इसके समक्ष मुकदमा चला और बाद में आप दोषी सिद्ध हो गए, ठीक है, तो यह नहीं कहा जा सकता कि वेतन वृद्धि दंड थी, ना तो वो प्रोसिक्यूशन था, ना वो दंड था। और इसके बाद आपको उठाकर उन्होंने टर्मिनेट कर दिया, नौकरी से बाहर निकाल दिया, यह भी दोबारा दंडित करना नहीं है, क्योंकि यह अनुशासनात्मक पक्ष जो आपके कृत्य का है उसे लागू हो रहा है, जो आपके कृत्य का दांडिक पक्ष है उसे लागू नहीं हो रहा। एक मामले में कोर्ट मार्शल हुआ आदमी का, और कोर्ट मार्शल में उसे सजा मिली, और बाद में विभाग ने, ठीक है, उसे टर्मिनेट भी किया नौकरी से। फिर वही कहा गया कि कोर्ट मार्शल आपके कृत्य के दांडिक पक्ष को शासित करता है, और नौकरी से निकाला जाना आपके कृत्य के अनुशासनात्मक पक्ष को नियंत्रित करता है। तो अनुच्छेद 20(2) जो सुरक्षा देता है, वो एक व्यक्ति जब एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार अभियोजित और दंडित किया जाए, अगर अभियोजन नहीं हुआ, यह पहले जो दिया गया उसे दंड नहीं माना जा सकता, यह दोबारा जो कुछ हो रहा है वो उसी अपराध के लिए किया जा रहा है, यह नहीं कहा जा सकता, तो अनुच्छेद 20(2) कोई प्रतिबंध लागू नहीं करता। अब सिर्फ 20(3) बचा, ठीक है, कि किसी भी व्यक्ति को ना, सॉरी, हम भी उल्टा बोलने लगे, गलत बोल रहे हैं, किसी अपराध के अभियुक्त व्यक्ति को, ठीक है, अपराध के अभियुक्त व्यक्ति को, और यह महत्वपूर्ण शब्द है, ठीक है, क्योंकि 20(3) की सुरक्षा साक्षी को नहीं मिली, अपराध के अभियुक्त व्यक्ति को प्राप्त हुई। उस पर चर्चा कल हम लोग करेंगे, देखें।